नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल एक बार वक्फ बिल अब राज्यसभा में पहुंच गया है और राज्यसभा में वक्फ पर रार जारी है। लोकसभा में 12 घंटे तक चली मैराथन चर्चा और लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया, जिसमें विधेयक के पक्ष में 288 वोट और विपक्ष में 232 वोट पड़े। विधेयक के पक्ष और विपक्ष में चर्चा के दौरान सांसदों का रवैया और नजरिया साफ देखने को मिला। सदन में बोलने नहीं देने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने चर्चा में भाग ही नहीं लिया। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने सीएए के समय भी बिल की कॉपी फाड़ी थी। विपक्षी सांसद के तर्क सत्ता पक्ष की दलीलों के सामने फीके ही दिखाई दिए। विपक्ष की ओर से जब यह कहा गया कि सरकार भले ही कानून बना ले, लेकिन देश का अल्पसंख्यक इस कानून को नहीं मानेगा, तो जवाब में अमित शाह ने खड़े होकर सिंह गर्जना की और कहा कि विपक्ष धमकी किसे दे रहा है? कानून नहीं मानेंगे का क्या मतलब होता है? ये भारत सरकार का बनाया कानून है जो हर किसी पर लागू है और इसे हर किसी को मानना ही पड़ेगा। कानून में खामी लगती है तो कोर्ट जा सकते हैं। इस पूरे संशोधन विधेयक में जो सबसे खास है वो पुराने विधेयक के सेक्शन 40 को हटाना है, जिसमें वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर सकता था और इसकी सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हो सकती थी और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। ये प्रावधान हटा दिए जाने के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अंकुश लग जाएगा और जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय की उम्मीद जगेगी। बार बार दोहराने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड को ये नाजायज अधिकार 2013 में कांग्रेस के शासन में दिया गया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड बेलगाम हो गया था और देश की कई सरकारी संपत्तियों समेत सार्वजनिक स्थलों पर निजी संपत्तियों पर अपना दावा करने लगा था। हैरानी यह है कि कांग्रेस ने इतना नाजायज बिल सर्वसम्मति से पास करा लिया था और देश में इसकी चर्चा तक नहीं हुई थी। आज संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। राज्यसभा में भी संख्या बल के हिसाब से विधेयक का पास हो जाना महज वक्त की बात है। ऐसे में शुद्ध सियासत में सवाल यह है कि क्या राज्यसभा में बिल पास होने के बाद एआईएमपीएल कानून के खिलाफ कोर्ट जाएगा? क्या संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ की मौजूदा संपत्तियों पर खतरा रहेगा? क्या वक्फ की गलत नीतियों के कारण पीड़ित हुए लोगों को राहत मिल पाएगी? क्या सरकार को प्रदर्शनों के माध्यम से विधेयक पास कराने का विरोध झेलना पड़ेगा? क्या जेडीयू और टीडीपी को मुस्लिम वोटरों के भरोसे से हाथ धोना पड़ सकता है? तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी जुड़ गए हैं। राज शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा। धन्यवाद। राज शर्मा जी, खूब आप लोगों के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। 2013 में एक ऐसा कानून दिया था जिससे कि पूरे देश की जमीन पर खतरा पैदा हो गया था, इसलिए बार बार आप लोगों पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं और लगते रहेंगे। कहने को तो कुछ कह लो, जब 2013 में जब आप हमें कल्प्रिट बना रहे हो तो आप आलोक भाई बीजेपी को कैसे छोड़ रहे हो? ये तो सर्वसम्मति से ही पास हुआ था ना। ऐसी क्या बात थी? वहां शहनवाज जी भी थे, मुफ्ती साहब भी थे, सभी थे, इनके सर्वसम्मति से ही तो पास हुआ था ना 2013 में। तो इसमें कल्प्रिट आप कांग्रेस को कैसे कह रहे हो? अच्छा हुआ वो भी तब पास हुआ तो अच्छा हुआ, सबको जाना चाहिए। गलत हुआ तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है, या अच्छा हुआ बीजेपी की जिम्मेदारी है और खराब हुआ कांग्रेस की है। तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें कांग्रेस ने कुछ गलत किया। इसका मतलब ये तो नहीं कि बीजेपी जो चाहे तब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी से करती रहे और जो उसे अच्छा लगे वो अच्छा कह दे और जो खराब लगे खराब कह दे। तो राज जी, आपको वक्फ संशोधन बिल में क्या दिक्कत है आपको? बात यहाँ दिक्कत की नहीं है। बात यहाँ पे एक इकबाल का है, बात यहाँ एक किरदार की है। पहली बात तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए, ये मुस्लिम समुदाय से जोड़ा है। उनके नेताओं को जब वो उभर के कह रहे हैं तो एक सरकार चुनी हुई है। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार चुनी हुई है, इसमें नो डाउट संख्या बल पे ही कानून बनते हैं, संख्या बल पे ही गिरते हैं। मैं ये कह रहा अगर ऐसा ही करना था तो जितने भी मुस्लिम वो हैं सांसद हैं, जिनको भी जरूरत थी उनको लेते, उनसे बात करते, इनके धर्म गुरुओं से बात करते। और दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी पे जो संशय जा रहा है, जो इनके अंदर एक
शक की सुई जा रही, वो ये जा रही है कि मुझे नहीं लगता कि इनके 240 एमपीओ में कोई एक मुस्लिम हो और कोई इन्होंने मुस्लिम को टिकट दिया हो, इसलिए इनके अंदर एक शंका जाती है। देखिए, संख्या बल पे कानून को पास करा देना या सरकार गिरा देना ये एक अलग बात है, लेकिन एक चुनी हुई सरकार का इकबाल जिंदा रहे और एक किरदार जिंदा रहे, ये एक अलग बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का ना तो इकबाल जिंदा है ना किरदार जिंदा है, ये मृत दिखती है जो सिर्फ अंतिम सांस ले रही है ना, जैसे अंतिम बुलबुला फूटने से पहले थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन जाता है, तो उसी तरह की सरकार है। अब आपको अगर बार बार एक बात मैंने ये देखी, अभी एक और चीज कहूंगा कि सबसे पहले तो कहूंगा कि गृह मंत्री जी कह रहे थे 2013 में कांग्रेस ने जिस तरह करा उसकी वजह से हमें ये करना पड़ा, तो इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से उसे पास होने दिया। इसका जवाब अब मुझे नहीं पता, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आएंगे तो शायद आपको उनसे लेना चाहिए जी। और एक और है कि वो रिज्जू जी बोल रहे थे अपने भाषण में, मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि ये बिल लाने से भारतीयकरण होगा, तो मुझे ये भी जानना है मतलब इस बिल के आने से भारतीयकरण क्या हो गया। सबसे पहली बात तो ये है ना, भारतीयकरण क्या हो गया भाई, ये तो बताना पड़ेगा ना जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो मैं नहीं समझता कि इन चीजों से, और एक और बात कहूंगा आलोक भाई, ये देश है, इस देश में बहुत सी समस्याएं हैं। मेरा देश अभी विश्व गुरु बनने की तो सोचो, बनाने की तो बात सोचो, अभी सोचने की उसमें भी नहीं आया क्रिया में। क्या हो रहा है बताइए आप, देश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा रही है, शिक्षा चरमरा रही है, इंजीनियर जो अच्छे अच्छे लड़के हैं वो भाग जा रहे हैं देश छोड़ के। और सरकार का काम, सरकार को इसलिए नहीं चुना गया कि आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहो। ये क्या तरीका है भाई? ये अच्छा लगता है क्या कि हम लोग हिंदू मुस्लिम में जिए? और मुझे समझ नहीं आ रहा इस बिल के पास होने से भारतीयकरण कहां हो रहा है। मुझे तो कोई बता दे, अगर कोई प्रवक्ता जुड़ गया हो तो वो ये बता दे कि भारतीयकरण कैसे हो रहा है। ये सिर्फ एक धोखा है, ये संख्या बल पे बनाया गया है। और जो इनके साथी थे, मैं उन पार्टियों के नाम भी नहीं, क्योंकि मैं क्रिटिसिज्म में कम विश्वास करता हूं। जो भी जिसने गलत किया उसको पब्लिक देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में राज भाई, आपके पार्टी के सांसद हैं नासिर हुसैन साहब, वो आज कह रहे थे कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला अकेले बीजेपी को, तो इसलिए वो इस तरीके से पोलराइजेशन के लिए इस तरीके के बिल ला रही हैं, इस तरीके का माहौल बना रही हैं। मैं एक बात कहता हूं भाई, बात यहां, मैं तुष्टीकरण शब्द बहुत कम यूज करता हूं। मैं आई डोंट लाइक कि तुष्टीकरण। मैं राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हूं, मुझे हर जाति का वोट चाहिए। हम लोग वो काम करते हैं। देखिए 6 से 7 धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, और इसमें दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले, जैसे क्या यूपी में ये हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हरियाणा में 36 हिंदू जातियों की बात करती है। जैसे ये हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं, वैसे ही मुसलमानों को बांटना चाह रहे हैं। पिछड़े अगड़े पचमाना, मैंने तो सुना नहीं था, अब ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। अगर इतना दिमाग ये लोग देश को आगे बढ़ा, डॉलर पे एक शिकंजा कसने के लिए लगा दे तो बात ही कुछ और। ये देश है, मेरी भी एक उम्र है, मैंने भी दुनिया में देखा है ना, मैंने भी देश को अच्छी तरह समझता हूं, उसकी नॉलेज। आपको एक चीज बता दूं, हम लोग चाइना की बात करते हैं, चाइना की बात छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि मैं साधारण आदमी, साधारण से मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत बात करता हूं, सादा जीवन, कोई विचार नहीं। आप नेपाल को ही देख लो, नेपाल में ही कब्जा है। जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जो सरकार बैठी है, ये जो कहती है ना, ये वक्त कानून लाने से पहले ऐसा कानून लाती जो नेपाल पे कब्जा कर रखा है नेपाल ने भारतीय जमीनों पे, वो खाली कराने की हिम्मत जुटाती, मगर ठीक है। राज भाई आपसे जुड़ूंगा। हमारे साथ आरपी रघुवंशी जी भी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रघुवंशी जी, सरकार का कहना है कि बदलाव से वक्त संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। आपको लगता है कि ये सारी चीजें हो पाएंगी? आलोक भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल को समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण लेना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश का उदाहरण ये है कि उत्तर प्रदेश में 57,792 सरकारी प्रॉपर्टी ऐसी है
जिन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। ये ऑफिशियल फिगर है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की, और मैं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के तमाम आंकड़े देख रहा था, उनमें साफ साफ लिखा है कि 57,792 प्रॉपर्टी ऐसी है सरकारी उत्तर प्रदेश के अंदर जिनका रकबा 11,712 एकड़ है। उस पर वक्फ का अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा मायने वो सरकारी रिकॉर्ड में गवर्नमेंट की जमीन रजिस्टर्ड है, लिखित है, चिन्हित है, मतलब सरकारी जो दस्तावेज है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उसमें वो स्टेट लैंड है, लेकिन कब्जा है वक्फ बोर्ड का। एक ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि साहब ये इससे मुसलमानों को दिक्कत नहीं होगी, उनका विकास किया जाएगा, और बहुत सारी बातें जो सरकार की तरफ से आ रही हैं, उसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि नियत बहुत साफ है सरकार की और ईमानदारी से सरकार केवल यही चाहती है कि जो गलत ढंग से प्रॉपर्टी सरकारी दर्ज हो गई है वक्फ बोर्ड के नाम या उनके कब्जे में है, उसको वापस लेकर के सरकार उस जनहित में उपयोग करे, तो सरकार को विपक्ष की उन चिंताओं का जवाब ठीक ठीक देना चाहिए, जनता की उन चिंताओं का जवाब ठीक ठीक देना चाहिए कि साहब अल्पसंख्यक समुदाय का इसमें जो अनहित होने की बात कही जा रही है उसका जवाब उनको मिल जाए। लोग जी 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 बिल्कुल। मेरे ख्याल से मुझे तो दोनों पक्ष की तरफ से ये बात समझ में आ रही है, वो ये आ रही है, एक पहल है, उस पहल को हमें और बारीकी से समझना पड़ेगा। विपक्ष की जो चिंता है मेरे हिसाब से वो चिंता इसलिए है कि सरकार का आमतौर पे मनसा कई बार देखने में आया है, अक्सर देखने में आया है कि वो इस तरह के इशूज के माध्यम से अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाते हैं जी, और एक ध्रुवीकरण की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहती है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि वो बीच में से हट जाए और सबको ये लगे कि वास्तव में ये स्टेट के हित में, देश के हित में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सबकी आपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है संजीव भाई। ठीक है रघुवंशी जी, आप हमारे साथ रहिए। संजीव भाई, एक फिगर जैसा अभी रघुवंशी जी जिक्र कर रहे थे उसको थोड़ा सा मैं डिटेल कर दूं आपको। 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ जमीन थी, जो वर्ष 2009 में 4 लाख एकड़ हो गई। 2014 का जो फिगर है 6 लाख एकड़ जमीन हो गई, वक्फ बोर्ड की जमीन 6 लाख एकड़ हो गई। और 2025 का जो फिगर है उस फिगर के में 9,40,000 एकड़ जमीन। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके से जो जमीन बढ़ रही है, ये कहां से जमीन आ रही है? दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि देश का मुसलमान गरीब है। देखिए सरकार, आपने अपनी आंकड़ों की बात बता दी कि देश की आजादी से पहले मुगल शासन था और भी शासन थे, वक्त की प्रथा वहां से शुरू। जब देश 1947 में होता है और 1960 आता है तो आपके हिसाब से 52,000 एकड़ थी और 2025 लाख एकड़ हो गई। तो जाहिर सी बात है इसी तेजी से संख्या नहीं बढ़ती है उनकी, इससे ज्यादा दावे बढ़ गए। आज तमिलनाडु के मंदिर को देख लीजिए, मंदिर सरकार का जो फैसला है, मैं रघुवंशी जी की बात से सहमत हूँ कि उसके एडवांटेज स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन किसी भी नई चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज तुरंत तय नहीं है, पैमाने तय नहीं। जो वक्फ के साथ मैंने जो पढ़ा मोबाइल यूजर का अब तक दिया गया कि आप अगर अपनी संपत्ति का दावा करते हैं, दावा करना आज ग्रेटर नोएडा में कोई तो मेरी प्रॉपर्टी पे कोई दावा कर दे, सरकार ये कहती है कि आप एक दस्तावेज दिखा दीजिए। दूसरी चीज, वक्फ बोर्ड के कौर प्रावधान में महिलाओं और बच्चों की बात उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं दावे की बात कर रहा हूँ 52,000 से 6 लाख इस पर ये डिफरेंस कितने टाइम्स बढ़ गया, कितने टाइम्स की संख्या बढ़ी। तो इतनी जमीन, भारत तो बढ़ा नहीं, क्षेत्रफल तो बढ़ता नहीं चला गया, तो जमीन कैसे बढ़ती है?
या कितनी तेजी से मुसलमानों ने या किसी समाज ने, अब जो भी कहूंगा मैं, टिप्पणी नहीं कर रहा किसी पर, कि कितनी तेजी से उन्होंने जमीनों को दान देना शुरू कर दिया, आखिर क्यों? और दावे उनकर करने लगे, भाई हमारी जामा मस्जिद के आसपास पूरा पुरानी दिल्ली हमारा है, पुरानी मंदिर, राम मंदिर के पास का वो बोर्ड था तो हमारा है, सब दावे के साथ तो किसी चीजें भी तो वक्फ बोर्ड में यही तो क्या गया, हब बाई यूजर ने अपने खाते से खा दी, पढ़ने जाएगी। जी ठीक है संजीव भाई, आप बने रहिए हमारे साथ। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगा भदौरिया जी आपको। भदौरिया जी, अपोजिशन का ये कहना है कि बीजेपी को अचानक से इतना अल्पसंख्यकों से प्रेम क्यों जग गया है कि उनके लिए इतने सारे कानून ला रही है, और शिवसेना यूबीटी तो कह रही है कि बीजेपी मुसलमानों की इतनी चिंता कर रही है जिसे देखकर मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा भी शर्मा जा रही है। देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही विजन रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ खड़े हैं, और विकास उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यह शुरू से हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही है, इसी तरह से हम शुरू से काम कर रहे हैं। मगर इन्होंने तो आप देखिए, जब से देश आजाद हुआ है तब से मुस्लिम प्रेम रखा है, मगर कुछ चुनिंदा छोड़ दो, उसके अलावा आज भी मुस्लिम बेचारा एक छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा है। आज भी उसके बच्चे पढ़ाई से वंचित है। आप तो ये तो हमने तो आज जो किया है वो सबके लिए किया है, वही तो ये हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके तो ठेकेदार थे, चुनिंदा मुसलमान थे, मगर हमारे लिए वो मुसलमान सर्वोपरि हैं जिनको आज दिन तक इन्होंने वंचित रखा। हर जितनी योजना सरकार की होती है, इसी तरह से ये वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में आप बताइए कि उन गरीब मुसलमानों को इसका क्या लाभ मिला? आज दिन तक मिला है। पूरा देश का मुसलमान इसकी सराहना कर रहा है कि ये बहुत अच्छा जो बीजेपी सरकार लेके आई है बिल। ऐसा बिल बोले कांग्रेस तो कभी ना लाती ना सोचती, मगर इनको आज ये बुरा लग रहा है कि अब इनका कहीं से वोट बैंक ना खिसक जाए। जिस तरह से इन्होंने 3 तलाक पे विरोध किया था, आज मुस्लिम महिलाएं कह रही कि हाँ बीजेपी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। तो इन्होंने सिर्फ जब भी करी है तुष्टीकरण की राजनीति की, वोट बैंक की राजनीति की। मैं जानता हूं कि मेरे को कुछ गिना चुना मुस्लिम समाज है वो वोट देता है, मगर फिर भी हम सबकी हितों की रक्षा करते हैं जी। सब जो भी सरकारी योजना है सबसे पहले उनको लाभ पहुंचाया जाता है, मगर ये नहीं, ये चुनिंदा लोगों को पहुंचाते हैं, कुछ लोगों को पहुंचाते हैं। तो इसलिए इनको विरोध है। आज बताइए कि जब मुसलमान खुद कह रहा है कि अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान कह रहा है कि ये बिल बहुत अच्छा है जो है ना सरकार लेके आई है, मगर इनके ठेकेदार हैं और कांग्रेस है, समाजवादी है, जिन्हें सिर्फ एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए, वही विरोध कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा। जी बिल्कुल ठीक है भदौरिया जी, ठीक है, ठीक भदौरिया जी। राज शर्मा जी, देश के मुसलमान कह रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है, ऐसा भदौरिया जी का कहना है। लेकिन एक सवाल मेरा भी इसमें जोड़ लीजिए कि वक्फ बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं उनकी तनख्वाहें सरकारें देती हैं, और वक्फ मस्जिदों से कोई कमाई होती नहीं, दरगाहों से कोई कमाई ऐसी सरकार में जाती नहीं है। इसलिए अगर वक्फ के आर्थिक मामलों पर सरकार नियंत्रण ला रही है तो इसमें कांग्रेस को क्या ऐतराज है? हेलो भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, यहाँ ऐतराज का सवाल ही नहीं उठ रहा। यहाँ बात सिर्फ इतनी सी उठी है, आप ही ने कह दिया ना कि सरकार तनख्वाह देती है। मैं ये कह रहा हूं सरकार का कंट्रोल है। आप ये बताइए कि शायद मुझे अभी किसी से डिस्कशन चल रहा था, उत्तर प्रदेश में कोई सुन्नी वक्फ बोर्ड कैसे समथिंग है, उनके जो अध्यक्ष 15 सालों से हैं, उन पे जमीन के कब्जा ये वो है, सरकार ने क्यों नहीं उन पे एक्शन लिया? और मैं ये कह रहा ना, कोई गलत करे, जैसे कि अभी रघुवंशी साहब एक बात बोल रहे थे, अच्छी बात बोली उन्होंने। मैं कम विश्लेषकों को देखता हूं जो बायस नहीं होते। उन्होंने कहा सरकारी ऑफिसों में 5000 कितने ऑफिस हैं जो वक्फ के हैं, सरकार उन्हें क्यों नहीं हटा लेती? अगर सरकारी जमीन है, अगर सरकारी जमीन पे वक्फ का कब्जा हटा ले, कौन मना कर रहा भाई? सरकार का तो हस्तक्षेप है ना। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से क्यों, 11 साल तो केंद्र में हो गए, 8 साल यूपी में हो गए। मैं केंद्र और यूपी की बात करता हूं भाई, हटा देती कब्जा। और एक और बात, ये सब बेकार की बात है कि वक्फ बोर्ड कह देगा राज शर्मा का मकान मेरा है, वक्फ बोर्ड का हो गया। ये सब बेकार है यहां पे कहना। और याद रखना आलोक भाई, कांग्रेस को वही कोस रहा है,
वही कोस रहा है जो उसके द्वारा दी गई पेंशन पे पल रहा है। मैं सही बता रहा हूं आपको, पेंशन पाने वाले ही उसको गाली दे रहे हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण, संसद एक लॉ बनाती है और पेंशन बंद करती है, और केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ाती है, अपने सांसदों का 24% बढ़ा देती है। इसको कैप्टन साहब नहीं कहेंगे, ये भदौरिया साहब नहीं कहेंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं भदौरिया जी के लिए कुछ बोलूं, मगर जब देखता हूं कि अपने किसी निजी या किसी कारणवश स्वार्थ के कारण जब एक ऐसा व्यक्ति जिसने सेना की सेवा करी हो और वो विद्रोही रूप धारण कर लिया हो, तो शर्म आना लाजमी है। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं लोग भाई, बस सरकार के पास है कोई गलत, राज शर्मा गलत काम करे, राज शर्मा को टांग दो, भदौरिया जी करे, भदौरिया जी को टांग दो, अब्दुल्ला करे, अब्दुल्ला को कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? जिसने कब्जा करा बंद करो, जेल में डालो, कोई चोर का हिमायती नहीं होता। अरे फिर आप ही लोग तो खड़े हो जाते हैं ना वहां पर, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात। अच्छा मुझे ये बताओ ना, मुझे एक बात बता दो। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि भदौरिया जी अभी कह रहे थे, ये लोग मुसलमान का, इन्होंने कहा कि वोट नहीं मिलता, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विनाश एक साथ लेके चल रहे हैं। बस मुझे इतना तो जवाब मैं मांग सकता हूं, नहीं मांग सकता हूं, कि भाई ये बता दो, आपने एक भी एमपी के लिए टिकट मुसलमान को क्यों नहीं दिया? मुझे बता दीजिए आपके कितने एमपी हैं? फिर दूसरी बात, आप 2013 में कहते हैं, जैसे सारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, गृह मंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस ने ये जो गलती करी थी 2013 में उसको सुधारने के लिए लाए। तो भाई साहब सर्वसम्मति से आपने क्यों पास होने दिया था? आपने विपक्ष का धर्म क्यों नहीं निपटाया था? और क्योंकि मैं पहले कहा था, भदौरिया जी नहीं थे, अभी रिज्जू जी जब भाषण दे रहे थे, कहा इस कानून को लाने से भारतीयकरण होगा। मुझे इसका जवाब ठीक है राज भाई, वक्त कम है, रघुवंशी जी से भी सवाल ले लेता हूं। रघुवंशी जी, वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? कहां कहां घपला हो रहा है? क्या आम मुसलमानों को जानने का हक नहीं है? क्या वक्फ बोर्ड से हिसाब मांगने का अधिकार किसी के पास नहीं है? आखिर वक्फ बोर्ड भी तो देश के अंदर चलने वाली एक संस्था है, फिर वो तमाम कानूनों से ऊपर कैसे हो सकती है? आलोक भाई, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान में कुछ लोगों को ये जानकारी हो गई है कि यहाँ धार्मिक नब्ज जो है ना, ये सबसे कमजोर नब्ज है। जैसे हमारे मंदिरों में, मठों में और दूसरे धार्मिक स्थलों पर बैठे हुए संत, महंत और महापुरुषों से हम कोई सवाल पूछते, वैसे ही वक्फ बोर्ड को मुस्लिम समाज ने इस तरह का दर्जा प्रदान कराया गया जबरन रूप से कि साहब उनसे सवाल पूछना ही नहीं है, वो तो खुदा के बंदे हैं, वो तो गलत कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत गंभीर विषय है। और दिक्कत क्या हो रही है आलोक जी, कि पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ चश्मा राजनीति का लगा करके बात होती है। राजनीति का चश्मा हटा करके ईमानदारी से इस विषय पर बात हो। और मैं फिर कह रहा हूं कि विपक्ष के एक एक आरोप का, एक एक उनके द्वारा उठाए गए सवाल का विस्तार से जवाब दिया जाए तो जनता को भी लगेगा कि सब कुछ नीट एंड क्लीन हो रहा है, और ये केवल लोकसभा में प्रचंड बहुमत के घमंड में या उस गर्व में एक तरफा भी नहीं लाया गया है, बल्कि देश और समाज के हित में लाया गया है। ये दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। संजीव भाई, अखिलेश यादव ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हो जाता है तो बीजेपी के लिए नेपोलियन के खिलाफ वाटरलू की लड़ाई साबित होगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कह दिया कि ऐलान जंग की होगा अगर। तो ये क्या, ये बड़े नेता लोग खून खराबे के लिए देश की जनता को, प्रदेश की जनता को नहीं उकसा रहे हैं और उकसा रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? ऐसे नेताओं की तरफ से इस तरीके के वर्ड्स निकले? संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है।
संजीव भाई, अखिलेश यादव ने कल कहा कि संसद में वक्फ संशोधन का बिल पास हो जाना बीजेपी के लिए नेपोलियन के खिलाफ बेल्जियम में लड़ी गई वाटरलू की लड़ाई साबित होगा। नेपोलियन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई थी, वाटरलू उसका नाम था उस लड़ाई का, तो वो उन्होंने कल कनेक्ट किया उससे, उस लड़ाई से। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने भी कहा कि ऐलाने जंग करेंगे, अगर ये बिल पास हो जाता है तो सड़कों पर उतरेंगे, ऐलाने जंग करेंगे। ये खून खराबे का जो ऐलान किया जा रहा है, क्या ये देश के लिए ठीक है? की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। मेरे साथ भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, ये राज शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इस तरीके की बातें किया जाना किसी भी नेता के लिए, चाहे वो पक्ष का नेता हो चाहे वो विपक्ष का नेता हो, ये क्या उचित है? शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। 3 बार बोल दिया ये बात करने का। और कोई छोटा मोटा व्यक्ति बात करे तो चलो चलता है, जिस व्यक्ति के, जो व्यक्ति 5 से 10-15 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर वो ऐसे कहे कि क्या है वो आग में झोंक देंगे, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात। देखिए एक और बात, कानून पास होगा तो वो एक संख्या बल पे होगा, एज पर लॉ हो रहा है कि भाई सरकार को ये अधिकार है, जिसकी संख्या बल ज्यादा है वो चुन सकती है। ठीक है, गलत या सही में नहीं जा रहा हूं अभी मैं। और एक और हमारे पास ऑप्शन है, हम कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट हमारे आदरणीय हैं, उसमें चले जाएं। इंस्टेड की ये कहें कि देश को आग में झोंक देंगे, अंजाम भुगतना होगा, ये हमें लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं देश के प्रति मुझे बिल्कुल रघुवंशी जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा इसमें कि इस तरीके के बयान अगर हो रहे हैं देश के नेताओं की तरफ से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, तो क्या ये ठीक है? देश के लोकतंत्र के में ये इस तरीके के बयान उचित हैं? बिल्कुल बहुत आपत्तिजनक है। और मैंने जैसा पहले कहा लोग कि दोनों तरफ असल में राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखा जा रहा है। दूसरी तरफ से भी एक बयान आया है, मैं आपको एक ताजा बयान बताता हूं। उत्तर प्रदेश के सरकार के एक बड़े नेता का बयान आया है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया था और उत्तर प्रदेश में माफिया का सफाया पहले ही कर दिया गया है, अब इस भूमाफिया का भी सफाया देश में से होने वाला है। तो मतलब ऐसा नहीं है लोग कि एक ही तरफ से इस तरह का प्रयास हो रहा है, प्रयास दोनों तरफ से हो रहे हैं और दोनों प्रयासों को हमें ठीक ठीक राष्ट्र के हित वाले चश्मे से देखना चाहिए, ना कि राजनीतिक चश्मे से। बिल्कुल वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आरपी रघुवंशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, राज शर्मा जी आपका भी, और आई सिंह भदौरिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, संजीव भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। सत्ता पक्ष का यह दावा है कि मौजूदा संशोधन विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद वक्फ बोर्ड के स्वच्छंद रवैये पर कई पाबंदियां लग जाएंगी और इसके असली लाभार्थियों को इसका वाजिब लाभ मिलने लगेगा। गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को इस संशोधन विधेयक के पास होने से पहले ही जश्न मनाते देखा गया। लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कुछ लोगों ने मोदी के समर्थन में नारे भी लगाए। सदन में विपक्ष ने इसे मुसलमानों को बांटने वाला करार दिया। शुद्ध सियासत पे आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।